नमस्कार, स्वागत है आपका एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। हिंसा, बवाल, तनाव का साजिश करता कौन? जी हां, हल्द्वानी में बीती शाम हुई पत्थरबाजी कांड के बाद से ही अब ये सवाल सबके जहन में है कि जो हालात 8 फरवरी की शाम हल्द्वानी के बनभूलपुरा से सामने आए, क्या उसकी पटकथा पहले से ही लिखी जा चुकी थी? सवाल इसीलिए लाजमी है क्योंकि जिस तैयारी से अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करने पहुंची टीम के साथ बदसलूकी हुई, पुलिस पर पथराव किया गया, गाड़ियों पर आगजनी की गई और जिस तरीके से पुलिस थाने को आग के हवाले कर दिया गया कि बिना प्लानिंग के कर पाना असंभव था। यानी इसकी साजिश लंबे समय से की जा रही थी और यही वजह रही कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी के लागू होने के 24 घंटे के अंदर ही बड़ा बवाल देखा गया। तो हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुए बवाल के बाद से ही हालांकि धामी सरकार एक्टिव मोड पर है। एक के बाद एक कई हाई लेवल मीटिंग्स का दौर जारी है। एक और जहां उपद्रवियों को देखते ही तुरंत गोली मारने के आदेश सीएम की तरफ से दिए गए हैं, तो वहीं सीएम ने किसी भी कीमत पर ढिलाई न करने के सख्त निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के हल्द्वानी में गुरुवार को जमकर हिंसा हुई। अतिक्रमण हटाने गई टीम को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। टीम को चारों तरफ से उपद्रवियों ने घेर कर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस पत्थरबाजी में 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी और 300 लोगों के घायल होने की सूचना है। वहीं गुरुवार शाम को 5 बजे से कई घंटों तक चले उपद्रव को देखकर नैनीताल डीएम ने जो मंजर आज साझा किया, उसमें ये साफ है कि ये घटना पूरी तरह से प्लान कर अंजाम दी गई थी। डीएम ने बताया कि किस तरह से कानूनी दांवपेच में प्रशासन को उलझाए रखा और पीछे से इस घटना की प्लानिंग की गई थी। प्रशासन अपीलों की जांच में व्यस्त था और दूसरी तरफ खाली पड़ी छतों पर पत्थर जुटाए गए। प्लास्टिक की बोतलों में पेट्रोल बम भरकर तैयार किए गए थे और उसके बाद ऐन वक्त पर हर घर से आफत की बारिश शुरू हो गई। पीसफुली डिमोलिशन ड्राइव शुरू हुआ। प्रिवेंशन के लिए फोर्स लगाई गई। अतिक्रमण की कार्रवाई के लिए जितनी फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो लगाई गई, लेकिन कुछ अराजक तत्वों के द्वारा अनप्रोवोक्ड, अनहार्म्ड, अनटच्ड तरीके से पूरी कार्रवाई होने के बाद भी बड़ी मात्रा में विद इन हाफ एन आवर इकट्ठा होकर जो है हमारी जो टीमें हैं नगर निगम की, उन पर पहला अटैक किया गया पत्थरों के माध्यम से। पत्थर बरसाने शुरू करे गए चारों तरफ जो छतें हैं उनके माध्यम से। मैंने आपको 30 तारीख की फुटेज दिखाई, किसी छत पर कोई पत्थर नहीं था। तो जिस दौरान ये सारी विधिक प्रक्रिया चल रही थी, जब हम सुनवाई कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए। इसका मतलब इट वाज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे, इस तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे स्टेट मशीनरी को। इस घटना के बाद से ही धामी सरकार एक्टिव मूड पर है। एक के बाद एक हाई लेवल मीटिंग का दौर जारी है। तमाम कार्रवाइयों के आदेश दिए गए हैं, लेकिन इस हिंसा ने कहीं न कहीं पुलिस और प्रशासनिक अमले की तैयारियों को भी उजागर कर दिया। पुलिस इंटेलिजेंस एलआईयू पर सवाल उठ रहे हैं कि उन्हें कैसे नहीं पता चला कि छतों पर पत्थर इकट्ठा किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये घटना उस समय सामने आई जब एक दिन पहले ही उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी पास हुआ। जाहिर है इस बात को लेकर अति संवेदनशील इलाकों पर स्वाभाविक तौर पर अलर्ट होना चाहिए था। बहरहाल अब इस घटना के बाद राज्य सरकार इस मुद्दे पर काफी गंभीर है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हिंसा पर कड़ा रुख अपनाते हुए दंगाइयों और उपद्रवियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई घटना के संबंध में शासकीय आवास पर अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक कर वर्तमान स्थिति की समीक्षा ली। इसके अलावा पुलिस को अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। डेस्क रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क।
तो हल्द्वानी में बवाल के बाद से हालांकि लगातार संग्राम भी मचा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से जो हालात दिखाई पड़ रहे हैं और जिस तरीके से नैनीताल डीएम ने ये खुलासा करते हुए साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया और जो तैयारी वहां पर अतिक्रमणकारियों की दिखाई पड़ी, ये साजिश जो है पहले से तैयार की गई थी। और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता संजीव वर्मा जी जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत करूंगी। इसके अलावा मेरे साथ आशीष नौटियाल प्रवक्ता कांग्रेस और साथ ही साथ मेरे साथ पूर्व एसपी वेद भूषण साहब जुड़ रहे हैं। आप तीनों का स्वागत मैं करना चाहूंगी। सबसे पहले संजीव वर्मा जी, जिस तरीके से हल्द्वानी से जो तस्वीरें कल शाम को निकलकर सामने आई, हालांकि जो हालात बने हुए हैं ये साफ तौर पर है ये कोई अचानक से सिचुएशन तो नहीं बनी, इसके जो तैयारी थी वो पहले से चल रही थी, लेकिन क्यों नहीं प्रशासन इसको लेकर सजग था, क्या कहिएगा? देखिए, किसी भी प्रकार का कोई भी सरकारी और अर्ध सरकारी कोई भी भूमि है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी वर्ग अतिक्रमण करता है तो किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस प्रकार का पूरे प्रदेश भर में जो अतिक्रमण को मुक्त कराने की एक ड्राइव लगातार चल रही है और उसी कड़ी में बनफूलपुरा में भी अतिक्रमण को मुक्त कराने की ड्राइव चली, किंतु जिस प्रकार से प्रशासन के द्वारा एक पूरी शांतिपूर्ण तरीके से जो ये ड्राइव चलाई जा रही थी और 3 बार उनसे शांतिपूर्वक निवेदन करने के पश्चात भी कि आप अपना अवैध अतिक्रमण को यहाँ से रिमूव कर लें, हटा लें, उसके बाद भी वो लोग नहीं माने और हठधर्मिता दिखाते हुए शासन, प्रशासन और जो हमारा प्रशासन था, जितनी हमारी पुलिस फोर्स थी और जो हमारे पत्रकार बंधु इस घटना को कवर करने के लिए वहां गए हुए थे, एक तरह से पूरी प्लानिंग के साथ एक अराजक तत्व का एक बड़ा समूह उन्होंने उनके ऊपर हमला करने का जो काम किया और जिसकी परिणति यहाँ पर ये जो एक जबरदस्त हिंसा का जो एक वातावरण वहां पर कायम हुआ, तो ऐसे कौन से तत्व थे उनकी भी माननीय जिलाधिकारी महोदय। बिल्कुल संजीव जी, यही मेरा सवाल था। हालांकि सीएम लगातार जो है हाई लेवल बैठकें कर रहे हैं, अब ये जो पूरा प्रकरण है इसको लेकर बीजेपी का किस तरीके का स्टैंड है, आगे किस तरह से कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर अब होगी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी, चीफ सेक्रेटरी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस महानिदेशक सहित जितने भी हमारे आला अधिकारी हैं, उनके साथ एक हाई लेवल कमेटी की बैठक कल रात्रि भी हुई है और अभी भी इस तरह की बैठक चल रही है और उसमें ये भी देखा जा रहा है, सबसे पहला जो हमारी प्राथमिकता है वहां पर शांति कायम करना और शांति कायम करने के बाद ऐसे तत्वों को चिन्हित करना जो इस अराजकता में सीधे सीधे अपराधी हैं। ऐसे किसी भी अपराधी तत्व को और उत्तराखंड की देवभूमि की शांत फिजाओं को बिगाड़ने का, किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने का इजाजत बिल्कुल। तो क्या संजीव जी ऐसे में अब इस मुद्दे का क्या राजनीतिकरण भी किया जा रहा है? क्योंकि बीजेपी नेता की तरफ से ये बयान आया कि कांग्रेस ने जो है अवैध तरीके से लोगों को बसाने का काम किया, लेकिन हम तो जो है अवैध अतिक्रमण हटा रहे हैं। क्या अब इसका भी राजनीतिकरण, क्योंकि चुनावी समय ये है? देखिए, चुनावी आपने जो ये बोला कि राजनीतिकरण, तो राजनीतिकरण करने का काम केवल और केवल कांग्रेस पार्टी करती है। अभी आप देखिए 2022 का जब हमारा चुनाव विधानसभा का चल रहा था, जहां भारतीय जनता पार्टी हम लोग लगातार विकास की बात कर रहे थे, केंद्र के राज्य के हमने जो विकास कार्य की हम उसकी बात कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं था। ये लोग मुस्लिम यूनिवर्सिटी की
और जुम्मे की नमाज की बात कर रहे थे, तो साफ दृष्टिगोचर होता है कि कौन विकास की बात करता है, कौन विकास की राजनीति करता है, कौन धर्म की राजनीति करता है। और कांग्रेस पार्टी का आप यदि विगत का कांग्रेस पार्टी का इतिहास उठाकर देखते हैं तो मेरठ में मलियाना कांड हुआ, जिसमें 3 महीने तक पूरा मेरठ शहर कर्फ्यू की आग में झुलसता रहा। 2-2.5 महीने तक पूरा मुरादाबाद कर्फ्यू की आग में झुलसता रहा। वहां सैकड़ों हजारों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, प्राण गए, लोगों की दंगों में जाने गई। जहानाबाद का दंगा है और भी कई सारे दंगे हैं, लेकिन और ये सारे दंगे जिस समय कांग्रेस की सरकारें होती थी उस समय ये सारे दंगे हुए, तो ये साफ है कि कांग्रेस पार्टी दंगों की राजनीति करती है, कांग्रेस पार्टी अराजकता की राजनीति करती है, कांग्रेस पार्टी पहले आप इस बात का जवाब दीजिए कि ये भी आरोप लग रहे हैं, मुस्लिम पक्ष ये आरोप लगा रहा है और हल्द्वानी मुद्दे पर मौलाना महमूद मदनी ने भी पत्र लिखा है अमित शाह को, और वो ये कह रहे हैं कि 14 फरवरी को इस पूरे मामले को लेकर जो है सुनवाई होनी थी, तो आखिर सुनवाई से पहले ये कार्रवाई क्यों करा दी गई? इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, पहले कोई भी घटना को अंजाम देना और घटना को अंजाम देने के बाद पुलिस के ऊपर हमला करना, फोर्सेस के ऊपर हमला करना, तमाम जितने हमारे आला अधिकारी हैं उनके ऊपर हमला करना, 2 एसडीएम चोटिल हैं और तहसीलदार चोटिल हैं, हमारे पुलिस फोर्स के सिपाही से लेके बड़े आला अधिकारी तक चोटिल हुए हैं। और क्या महमूद मदनी जी ने इस बात का भी उल्लेख किया कि हमने और हमारे साथ के जितने भी लोग थे वहां पर जो एक मॉब क्रिएट हुआ, उन्होंने उनके ऊपर पथराव किया, पेट्रोल बम फेंका और गोलियां चलाई। क्या मदनी जी ने इस बात का भी उल्लेख किया है अपने पत्र में? चलिए आशीष जी से मैं आपका सवालों के जवाब लूंगी। आशीष नौटियाल साहब, एक मिनट मेरी बात बिल्कुल लौटूंगी। संजीव जी आपके पास मैं लौटूंगी, अब आपका जो वक्त है। एक लाइन में अपनी बात पूरी हाँ चलिए, एक लाइन में अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। क्या उन्होंने यदि उल्लेख नहीं किया तो उन्हें इस बात का उल्लेख भी करना चाहिए, और पहले घटना को अंजाम देना और उसके बाद फिर भी विक्टिम कार्ड खेलना, मैं सोचता हूँ दूर से दूर तक कतई उचित नहीं है। और तमाम जितने भी तथ्य हैं सबकी एक तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और जो भी घटना के अंदर जो भी वर्ग, जो भी व्यक्ति संलिप्त पाए जाएंगे उन तमाम के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। इस बात को पूरी तरह से सभी वर्गों को और ऐसे असामाजिक तत्वों को सुनिश्चित कर देना चाहिए। असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। आशीष नौटियाल जी, ये जो है संजीव जी कह रहे हैं कि जो कार्रवाई हुई है और जो हालात हल्द्वानी में कल से दिखाई पड़ रहे हैं, जो माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है, ये जो दंगा हुआ है, इसके लिए सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार है। जो कल हुआ उस पर क्या कहिएगा? उसके बाद जो आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पर, इस पर अपना स्टैंड साफ कीजिए। मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा मैडम। पहली बात तो ये कि हमारे भाजपा वालों के सपने में दिन भर कांग्रेस ही आती रहती है। घटनाएं आपके राज में हो रही है, कर हो रहे हैं, आपको दिख कांग्रेस भी है, तो इसके लिए आपको साधुवाद कि आप कांग्रेस से इतना डरते तो हैं। दूसरा, मैं हल्द्वानी के मुद्दे पे आना चाहूंगा जिसपे मेरी चर्चा हमारी होती है। देखिए मैडम, हल्द्वानी के अंदर जो घटना हुई है उसमें जो मारे गए और जो पुलिस बल जो भी इसमें जख्मी हुए हैं, उनके प्रति मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। बहुत दुखद हुआ, बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मैं सरकार से मांग करूंगा, प्रशासन से मांग करूंगा, जिन लोगों ने भी इस तरीके की घटना को अंजाम देने का कार्य किया है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की हिम्मत न कर सके कि आज हम पुलिस बल जो हमारी रक्षा के लिए होता है उस पर अगर हम पत्थर मारने का काम कर रहे हैं तो ये अत्यंत दुखद है। मैडम, जहां तक बात है ये हुआ क्यों, इस पे मैडम पूरी चूक प्रशासन की है। आप बताएं मैडम, हमारे पास LIU है, हमारे पास इंटेलिजेंस है, ये लोग कहाँ थे? इन लोगों ने पहले इस स्थिति को क्यों नहीं भाप दिया? जब भी किसी जगह में कोई धार्मिक स्थल के साथ इस तरह का हम कार्य करते हैं, तोड़ने का या कोई भी काम होता है, तो उससे पहले हमारा LIU इंटेलिजेंस पूरा सतर्क हो जाता है कई दिन पहले से, और पूरी निगरानी रखी होती है। मैडम, कहाँ गए हमारे ड्रोन?
जिन ग्रोहों की आप बातें करते हैं, क्या वो पहले क्यों नहीं घूमे? उन छतों को हम क्यों नहीं देख पाए जिन छतों के अंदर पत्थर रखे? चलिए तो आशीष जी, आरोप सरकार पर लगाना हालांकि आसान है, लेकिन जो हालात कल आपने भी तस्वीरें देखी होंगी, किस तरीके से पेट्रोल बम पहले से तैयार किए रखे थे, पत्थरबाजी किस तरीके से हुई, यानी कि जो पत्थर है वो पहले से इकट्ठा कर रखे थे जब नोटिस उन्हें मिला था। ये इस मानसिकता को आप क्या कहिएगा? मैं तो आपको पहले ही बोल चुका हूँ, बहुत गलत हुआ और जिसने भी किया उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और प्रशासन को, शासन को मैं इसलिए कहना चाहूंगा, आप लोग कहाँ थे? हमारे पास हर तरीके की व्यवस्थाएं हैं, हमारे पास इंटेलिजेंस होते हैं जो पहले ही पता लगा सकते हैं और लगाते हैं कि कहाँ किस मात्रा में क्या तैयारी हो रही है। चलिए, आप एक धार्मिक इंटेलिजेंस प्रशासन पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। हाँ आशीष जी, इसका जवाब मैं लूंगी वेदभूषण जी से, पूर्व एसीपी साहब हैं। वेदभूषण जी, जिस तरीके से तस्वीरें सर आपने देखी होंगी, क्या हालत वहां पर रही, किस तरीके से पुलिस के कर्मचारियों को, अधिकारियों को पीटा गया, थाने को आग के हवाले कर दिया, गाड़ियां जला दी गई हैं, पथराव हुआ है, क्या जब इतना बड़ा डिमोलिशन का जब कोई प्लान होता है, क्या बैकअप कोई तैयारी पुलिस की नहीं होती है क्या? देखिए लता जी, कहते हैं ना चोरी और सीना चोरी। जो अब्दुल मलिक, जो जिसके बिल्डिंग तोड़ी गई, जिसका मदरसा या जो मस्जिद का बताया जा रहा है, अब्दुल मलिक को नोटिस दिया गया था म्युनिसिपैलिटी द्वारा कि आप इस बिल्डिंग को अनऑथराइज है, आप इसको वैकेट करें, इसमें एक्शन लेना है। उन सबको पता था कि ये बिल्डिंग अवैध जमीन पर, सरकारी जमीन पर बनाई गई है। बिल्डिंग तो अवैध की थी, सरकारी जमीन पर भी कब्जा करके बनाई गई थी। इन हालातों में इस बिल्डिंग का तोड़ना बहुत जरूरी था। अब जहां तक संबंध है हल्द्वानी का, मैं हल्द्वानी अक्सर आता जाता रहता हूँ। उत्तराखंड को देवभूमि माना जाता है, बड़ी शांत स्टेट में काउंटिंग की जाती है, परंतु बहुत समय से सूचनाएं मिल रही थी कि बहुत सारे मुस्लिम्स का उत्तर प्रदेश से, दूसरे स्टेट से वहाँ पलायन हो रहा है, वहाँ पर कब्जे किए जा रहे हैं। अब जहाँ पर ये तोड़फोड़ हुई है, लाखों की तादाद में मुस्लिम्स वहाँ पर अनऑथराइज तरीके से रह रहे हैं, कब्जा करके रह रहे हैं, प्राइवेट जमीन पर, सरकारी जमीन पर कब्जे कर रखे हैं। कंस्ट्रक्शन तो अनऑथराइज है ही है। तो इसमें बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं कि ये क्यों इस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है। अभी आपको याद होगा कि एक राम मंदिर अभी उद्घाटन हुआ है, 2 दिन पहले यूसीसी उत्तराखंड में हुई है। अभी काशी और मथुरा का विषय चल रहा है। तो जो एक बहुत बड़ा मुस्लिम्स का ग्रुप है, बहुत सारे मुस्लिम देखते नहीं है, पर जो एक ग्रुप है उनको बड़ी छटपटाहट है कि ये अपनी पुरानी चीजें रेस्टोर कर रहे हैं, कैसे इसमें सिस्टम को खराब किया जाए, कैसे एक मैसेज दिया जाए कि मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में बड़ी जाति हो रही है। जो जातियां हुई हैं हिंदुओं के साथ में, यदि उनको अदालतों द्वारा या प्रशासन या सरकारें ठीक कर रही हैं, तो उनको बड़ा परेशानी है। इस चीज को चाहते हैं कि एज इट इज हमारी तरह से ये हिंदुस्तान चलता रहे। जैसे लेकिन वेदभूषण जी, जिस तरीके से जो हल्द्वानी से तस्वीरें सामने आई, हालांकि पहले ही नोटिस दिया जा चुका था कि जो अतिक्रमण का एरिया है उसे आप खाली कर दें, नहीं तो कार्रवाई वहां पर होगी। और इसी के तहत जो है प्रशासन की टीम, पुलिस की जो टीम है वो कार्रवाई करने के लिए वहां पर पहुंची हुई थी। लेकिन जिस जिहादी मानसिकता का जिक्र बार बार हो रहा है, क्योंकि ये जिहादी मानसिकता ही वो चीज है जो मुस्लिम समुदाय को बदनाम करती है कहीं ना कहीं। क्योंकि जिस तरीके से जो तस्वीरें हैं और जो तैयारी की जा रही है, यानी कि साफ तौर पर यह लग रहा है कि ये साजिश कहीं ना कहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई मास्टरमाइंड जरूर है। क्योंकि इसको लेकर नैनीताल के डीएम ने भी खुलासा किया कि ये अचानक से हुई घटना नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान नहीं, पूरे आप दुनिया में मुसलमानों की जो मानसिकता आप देखेंगे, समझेंगे तो एक जैसी मानसिकता मिलेगी। क्योंकि उसमें मदरसों के अंदर उनको शिक्षा ये दी जाती है कि केवल मुस्लिम जायज है, बाकी सब नाजायज हैं। मैं इजिप्ट, एक टर्की कंट्री है, वहां पर एक मस्जिद है जिसका नाम पहले हागिया मस्जिद कर दिया गया है। वो पहले मैं खुद गया था वहां पर। जब मैं गया था तो वहां पर एक बहुत बड़ा म्यूजियम था, वो क्रिश्चियन म्यूजियम था, क्योंकि पहले वहां पर ऑटोमन एम्पायर था, क्रिश्चियंस का वहां पर राज था। बाकायदा वहां पर क्रॉस के निशान, बड़े बड़े निशान, छोटे नहीं बहुत बड़े निशान, ईसा मसीह की दीवारें बहुत ऊंची टॉप पर खुदी हुई थी। जब मैं इंडिया लौट के आया 2 महीने बाद न्यूज आई कि वहां के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये नहीं रहेगा, म्यूजियम नहीं रहेगा क्रिश्चियंस का, इसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये मानसिकता केवल आप हिंदुस्तान में नहीं है, पूरे दुनिया के अंदर आप देखें, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कहीं भी देखें मानसिकता एक तरह, क्योंकि इनको शिक्षा ही इस तरह की दी जाती है। ये डिफेक्टिव एजुकेशन का जिस वजह से यूपी में मदरसों का विरोध इसीलिए योगी जी कर रहे हैं
इसलिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आप कहेंगे कि क्यों पहले से पुलिस सतर्क नहीं थी? सीए एनआरसी जब दिल्ली के अंदर लागू हुआ, तमाम मुस्लिम औरतों को आगे कर दिया। मानसिकता देखिए ना, हमारे यहाँ औरतों को कहा जाता है हिंदुओं में कि अपनी बहुओं को, बेटियों को पीछे रखें, घर के अंदर रखें। इनका होता है कि बहुओं लेडीज को आगे कर दिया जाए कि पुलिस को एक्शन लेगी तो बदनामी पुलिस की और प्रशासन की होगी। देखो औरतों के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, औरतों के ऊपर पिटाई हो रही है, या झगड़े हो रहे हैं, या फॉल्स एलिगेशन पुलिस वालों के ऊपर या जो एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं उनके ऊपर लगाने का मौका मिले कि हमारी औरतों के साथ छेड़छाड़ की गई, हम तो पर्दा नशी औरतें हैं, हम तो बड़े शरीफ खानदानी औरतें हैं। तो ये तमाम जो चीजें मानसिकता से जुड़ी हैं, इसमें कांग्रेस बीजेपी का सवाल नहीं है, इसमें सवाल है, इसलिए जरूरत है, जैसे यूपी मॉडल है, बुलडोजर की जरूरत है इन लोगों को, क्योंकि जब चोरी और सीना चोरी दोनों एक साथ नहीं चल सकते। इसमें सामूहिक जुर्माना लगाना चाहिए जिसका प्रोविजन कानून में है। अब जो इनकी छटपटाहट है उसी का नतीजा है, परंतु सरकार बिल्कुल जवाब जरूर दिया जाएगा। जिस तरीके से आपने कहा कि दरअसल ये जो मामला है ये बीजेपी या कांग्रेस का मामला नहीं है, ये दरअसल मानसिकता का मामला है, और वही मानसिकता बीती शाम को जो है हल्द्वानी में देखने को भी मिली। ऐसे में संजीव जी, जिस तरीके से हालांकि लगातार चाहे हम राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की बात कर लें, चाहे हम उत्तराखंड में जो यूसीसी कानून पास हुआ उसकी बात कर लें, ऐसे में तमाम जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर चल ही रहा था। एक समुदाय इसे लगातार जो है आरोप उस पर लगा रहा था कि उनके लिए उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। तो ऐसे में क्या नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो शासन प्रशासन है उसको सख्त रहना चाहिए था, अपनी तैयारी पूरी करनी चाहिए थी? और ये भी दरअसल सामने आ रहा है कि जब नोटिस जारी किया गया था उसके बाद जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वो कोर्ट भी गए थे, तो ऐसे में क्या तैयारी कहीं अधूरी रह गई पुलिस प्रशासन की? देखिए, जो जिन्होंने अवैध अतिक्रमण किया हुआ था वो पक्ष हाई कोर्ट गया था, और हाई कोर्ट में उनकी जो रिट थी, जो याचिका थी, उसको खारिज किया गया। और उसके बाद उनको पूरी तरह से लगा कि अब हमारे हाथ में कुछ बचा नहीं है, अब अतिक्रमण का टूटना निश्चित है। तो अतिक्रमण का टूटना जब निश्चित है तो ऐसे में उन्होंने पूरी तरह से एक जो प्लान्ड वे में कि हमने कहा शासन प्रशासन और जितने भी कर्मचारी आएंगे उनके ऊपर किस तरह से हमला करना है, हमने किस तरह से प्रतिकार करना है, तो तमाम तरीके की जो और इसमें बहुत सारे जो हल्द्वानी के बाहर से भी मैं सोचता हूँ बहुत बड़ी संख्या में अराजक तत्व आए, जो उनका एकमात्र उद्देश्य केवल और केवल लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काना। और इसमें कांग्रेस के जो लोग हैं उन्होंने भी उसमें आग में घी डालने का काम किया। अभी सवेरे मेरी एक डिबेट चल रही थी इस मुद्दे पर, तो कांग्रेस का जो प्रवक्ता थे वो लगातार एक बात को का उल्लेख कर रहे थे कि तड़का लगाने का काम, तो मैं सोच रहा हूँ तड़का लगाने का काम केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के द्वारा यहाँ पर पूरी घटनाक्रम में किया गया। आशीष जी, क्या आग में घी डालने का काम कांग्रेस कर रही है? क्या ये तड़का आपको जो है पसंद आता है, इसका स्वाद आपको पसंद आता है? क्या ये आरोप लग रहे हैं बीजेपी की तरफ से? देखिए मैडम, हम तो क्या कहेंगे, एक ही पक्ष है जिसको इस तरीके की हरकतों से फायदा होता है, ये जग जाहिर है। इस तरीके की जब घटनाएं होती है तो एक पक्ष बड़ा खुश होता है और वो इसका फायदा उठाता है। हम लोग तो पहले से ही कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, कोई धर्म ये नहीं सिखा सकता कि कर दिए आप लोगों ने। ये आप जैसे लोग नेता, कुछ नेता चाहे मुस्लिम समुदाय में हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हो, इनका काम है इस तरीके। चलिए संजीव जी, अगर जो हालात अभी बने हुए हैं अवैध अतिक्रमण, ये है किसको जिम्मेदार समझ रहे हैं इसके लिए? ये सवाल मैं आशीष जी से भी पूछूंगी, ये इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सालों साल से वो वहां पर रह रहे हैं, अब तक क्यों नजर नहीं पड़ी? 50 साल का समय हो गया, कांग्रेस की सरकार भी आई, बीजेपी की सरकार भी आई। देखिए, जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और आज तक तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं, और जिन्होंने
केवल अपना वोट बैंक को साधने के उद्देश्य से इस प्रकार का अवैध अतिक्रमण को बसाने का काम किया, अवैध अतिक्रमण को हवा देने का काम किया, जिन्होंने न सरकारी जमीन की चिंता करी, क्योंकि सरकारी जमीन को अपने पिताजी की जमीन समझते थे, और इस तरह का जो एक गैर जिम्मेदारी वाला उनका रवैया रहा, तो मैं सोचता हूँ उसके लिए सीधे सीधे पूर्ववर्ती जो कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की जो सरकारें रही हैं, जो अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश में कि वो अपराधियों के ऊपर भी राजनीति करने से बाज नहीं आए। जब अतीक अहमद का एनकाउंटर हुआ तो अतीक अहमद के जो गुर्गे थे उनका एनकाउंटर हो रहा था, तो वहां पर भी वो लोग एक तरह से धर्म की राजनीति के ऊपर उतर आए कि फलाने संप्रदाय का इसलिए आप वो कर रहे हैं। तो अब जब आप अपराधियों के साथ खड़े होना शुरू कर देंगे, अतिक्रमणकारियों के साथ संजीव जी, संजीव वर्मा, क्योंकि उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो बहुत ही शांतिप्रिय ये राज्य है, के साथ खड़ा होना ऐसे में ये जो अब तो मैं सोचता हूँ ऐसे अराजक तत्वों ये शांति चाहते ही नहीं है, पहाड़ की वादियां सुलग रही है, चाहते ही नहीं है ये लोग, ये तो शांति के लिए पसंद ही नहीं है, इन्हें तो दंगों में मजा आता है। मेरे भाई मलियाना कांड में मलियाना कांड में आपकी सरकार थी, मलियाना कांड हुआ आपकी सरकार ने किया, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, गलत कैसे हो गया? नहीं, लेकिन सवाल तो ये भी है ना आशीष जी, आखिर ये पहाड़ों में ये कहाँ से जो हिंसात्मक चीजें, सांप्रदायिक चीजें सामने आ रही से पहले हमने उत्तरकाशी में देखा था कितना मामले ने तूल पकड़ा, आखिर ये कहाँ से, ये इतना शांतिप्रिय राज्य क्यों सांप्रदायिक की आग में जल रहा है? पहाड़ों की वादियों में इस तरह की जो बू आ रही है, कौन इसके लिए जिम्मेदार, और कहां से ये जो अराजक तत्व हैं उत्तराखंड में आ गए? सीधे सीधे मैडम भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है इसके लिए। आप देखें जितने पक्ष इस तरह के बयान देते हैं, हिंदू विरोधी बयान जो देते हैं, हाँ। उनको भाजपा का संरक्षण प्राप्त है, और जो कांग्रेस संरक्षण देती है उस पर क्या कहिएगा? लोग कैसे पनप रहे हैं? इसके पहले जब बनबुलपुरा में जो हालात बने थे, कांग्रेस ने समर्थन किया इसका, ठिकाने लगा रखा है। आप देखिए ओवैसी जैसे लोग कैसे बोल रहे थे, इतना उल्टा राष्ट्र के लिए कैसे उल्टी बातें बोलते, तब भी सही चल रहे। चलिए फिलहाल जिस तरीके से जो हालात, जो तस्वीरें सामने आई है, ये गंभीर है विषय, लेकिन इसका राजनीतिकरण होना वाकई बहुत ज्यादा शर्मनाक होगा। लेकिन बहुत शुक्रिया आप सभी का इसमें मेरे साथ जुड़ने के लिए। संजीव वर्मा जी बहुत शुक्रिया, आशीष नौटियाल बहुत शुक्रिया, वेशभूषण जी बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से हल्द्वानी में जो हालात बने हुए हैं, अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम के साथ जो बर्बरता की गई, जो हिंसात्मक तस्वीरें सामने आई, ये वाकई शर्मनाक। और ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर कौन ये हिंसा, बवाल और तनाव के पीछे साजिश करता है, और इसकी हालांकि जांच लगातार की जा रही है और सीएम धामी भी इसको लेकर एक्टिव मोड पर दिखाई पड़ रहे। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएमवी नेट।